प्रीवियसली हमने ये सीखा कि कैसे मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस होता है, किस तरह से दोनों ही मिरर्स में अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशंस के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस पॉसिबल हो पाती हैं। और फिर हमने यही सेम काम किया लेंसेज के अंदर भी, दोनों ही लेंसेज कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस के अंदर। बट इस पूरी की पूरी पढ़ाई में अब भी एक ऐसा सवाल है जो हमें नहीं पता है, और वो है अमाउंट इमेज के एग्जैक्ट मैग्निफिकेशन का, कि वो एग्जैक्टली कितनी बड़ी होती है या फिर कितनी छोटी होती है, या फिर इमेज के डिस्टेंस का, कि जब ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डिस्टेंस पे होता है तो इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बनती है। प्लस और भी सवाल जैसे कि लेंस और मिरर का कर्वेचर कितना रखना है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में बाय सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर, क्योंकि इस सेशन में सिर्फ सुनना नहीं है, आपको सॉल्विंग भी करनी है। मेन गोल हमारा इस सेशन का है न्यूमेरिकल्स की सॉल्विंग करना, और न्यूमेरिकल्स होंगे कुछ इस तरह के। न्यूमेरिकल्स पे हम जाएं इससे पहले हमें न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज और उन फॉर्मूलाज में आने वाली टर्म्स को समझना है। ये फॉर्मूलाज और उनकी टर्म्स की डिटेल्स ध्यान रहेंगी तो सारा काम ईजी होएगा। तो सबसे पहले बात यहाँ शुरू करते हैं मिरर्स के साथ, और इसमें आते हैं दो फॉर्मूलाज। पहला होता है मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, और दूसरा होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m = h'/h = -v/u। इन दोनों ही फॉर्मूलाज में आती टर्म्स को सीखना हो तो उसको देखते हैं हम इस इमेज फॉर्मेशन डायग्राम के थ्रू। डायग्राम यहाँ पे इस्तेमाल कोई सा भी हो सकता था, जितने भी हमने केस करे हैं उनमें से कोई सा भी। तो सबसे पहले यहाँ पे u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है मिरर के सेंटर p से। फिर v क्या हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस, यानी कि इमेज कितनी दूरी पे है मिरर के सेंटर p से। और तीसरा होता है f, जो कि है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर को आइडेंटिफाई करने वाली डिटेल है, हर मिरर की अपनी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होती है, जो कि बेसिकली डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स f एंड p। और यहाँ पे ये भी ध्यान कर लो कि f हमने निकाला कैसे था, c और p पॉइंट्स के बीच का पॉइंट था f, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि cp = ट्वाइस ऑफ fp। फिर दूसरे फॉर्मूला मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में आती टर्म्स की बात करें तो h' यहाँ पे होता है हाइट ऑफ द इमेज, और h यहाँ पे हो जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन्हीं दोनों टर्म्स का जो रेशियो है h'/h, वही होता है हमारा मैग्निफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर h' और h की वैल्यूज हैं 6 एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा 3, यानी कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ी है। वहीं पे लेट से अगर h' और h की वैल्यूज होती 2 और 6 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन आता 1/3, यानी कि इमेज की हाइट है 1/3 एज कम्पेयर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हो जाते हैं हमारे स्पेरिकल मिरर्स में आते फॉर्मूलाज और उनसे एसोसिएट। अब ये जितनी भी टर्म्स हमने सीख ली, इनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर साइन के साथ डलती हैं, और उस सिस्टम को ही कहा जाता है साइन कन्वेंशन। बहुत ही सिंपल सा है ये, जैसे मैथमेटिक्स में एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, जहाँ पे इस तरफ होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर होता है नेगेटिव एक्स, फिर ऊपर होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। बिल्कुल इसी सिस्टम पे लगते हैं साइंस इन 99% ऑफ द केसेस, जिनमें डायरेक्शन जो है इंसिडेंट लाइट का वो होता है लेफ्ट से राइट की तरफ। जितने भी हमने इमेज फॉर्मेशन के केसेस करे थे उसमें हमेशा रेस कहाँ से कहाँ जा रही थी, लेफ्ट से राइट की तरफ। बाकी 1% केस न्यूमेरिकल्स के केस में ऐसा आ सकता है जिसमें इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन हो जाए ऑपोजिट, और ऐसे केस में x की जो वैल्यू है वो पलट जाएगी सिर्फ। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जिस तरफ इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है उस तरफ पॉजिटिव मार्क होता है। तो इसी लॉजिक से हम ये भी देख सकते हैं कि y एक्सिस की वैल्यूज यहाँ पे चेंज नहीं होती हैं, क्योंकि लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट जा रही है या राइट से लेफ्ट। साइन कन्वेंशन की ये जो सारी बात हमने सीखी, अप्लाई ये हमें करनी होती है इमेज फॉर्मेशन के किसी भी डायग्राम पे। उसको देखते हैं अब। इस डायग्राम को आप मैच कर सकते हो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम से। इसमें इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 99% केस ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे वाई एक्सिस कौन सा है, जो मिरर है वो वाई एक्सिस है बेसिकली, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। नेगेटिव एक्स कौन सा हो जाएगा, ये वाला। पॉजिटिव वाई कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला। नेगेटिव वाई कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला। अब इस साइन कन्वेंशन को समझ लेने के बाद वैल्यूज के साथ इसको करके देखते हैं। जिन वैल्यूज को हम रखेंगे न्यूमेरिकल के अंदर, तो u की जो वैल्यू है, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो वो कैसी होगी, नेगेटिव। जैसे मान लो u की वैल्यू न्यूमेरिकल के अंदर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो हम उसे क्या रखेंगे, -20 सेंटीमीटर।
बिल्कुल इसी तरह से सारी वैल्यूज रखी जाएंगी। v की वैल्यू अब यहाँ पे किस साइन के साथ आएगी, वैल्यू इररेलेवेंट है, सिर्फ साइन देखेंगे, पॉजिटिव आएगी। फिर f की वैल्यू किस साइन के साथ आएगी, बता सकते हैं आप, नेगेटिव। h डैश इमेज की हाइट किस साइन के साथ आएगी, पॉजिटिव y एक्सिस पे जा रही है तो पॉजिटिव आएगी। ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो किस साइन के साथ आएगी, वो भी पॉजिटिव y पे जा रही है तो वो भी पॉजिटिव आएगी। इस तरह से हम सारी की सारी वैल्यूज को साइन के साथ रखेंगे फॉर्मूला में। इन सारी टर्म्स के ये जो अलग अलग साइंस हमने निकाले हैं इनको याद नहीं करेंगे। इसका एक कारण ये भी है कि न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल ये साइंस चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन को समझते हैं तो जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसी वक्त इसको निकाल लेंगे। अब हम रेडी हैं न्यूमेरिकल्स पे बात करने के लिए, और न्यूमेरिकल मैं आपको दिखाऊं उससे पहले एक चीज़ जान लो कि जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं वैसे वैसे हम साथ के साथ उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको लिखते चले जाते हैं। तो बात शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल हमारा कहता है कन्वेक्स मिरर हैज़ अ, अब क्योंकि मिरर कन्वेक्स है तो हम इसका स्टार्टिंग डायग्राम सबसे पहले यहाँ पे बना लेंगे, इससे वैल्यूज़ को लिखने में आसानी होती है। और ये डायग्राम बना है बेस्ड ऑन की डायरेक्शन ऑफ लाइट किधर से किधर है, लेफ्ट टू राइट, 99% केस में जो होता है। तो जब भी ना दे रखा हो तो इसी तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इट हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सी और पी के बीच का डिस्टेंस, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस पे ये वाला डिस्टेंस आर से डिनोट करते हैं इसको, तो वैल्यू इसकी हो गई +3 मीटर। इसकी मदद से हम फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू R/2। फोकल लेंथ कैसी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, तो F की वैल्यू आ गई 3/2 मीटर प्लस साइन के साथ। क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से 5 मीटर पे एक बस लोकेटेड है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी कि u की वैल्यू कैसी है, माइनस के साथ, -5 मीटर। क्वेश्चन फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन यानी कि v की वैल्यू पूछ रहा है, दूसरी बात नेचर पूछ रहा है, और तीसरी बात साइज पूछ रहा है, यानी कि h डैश के बारे में डिटेल पूछ रहा है। तो जितने भी ये अननोन्स हैं वो भी हम साथ में ही लिख देंगे ताकि हमें क्लियर रहे कि क्या निकालना है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, v की वैल्यू, पोजीशन ऑफ द इमेज। फॉर्मूला हम जानते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं जो जो वैल्यूज़ हमें पता है। u की वैल्यू -5 और f की वैल्यू 3/2। अब इसकी सॉल्विंग करें तो 1/v जो वेरिएबल पार्ट है उसको एक तरफ रहने दो, और जो नोन पार्ट है -1/5 उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे। एंड एट द सेम टाइम 3/2 रिवर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल में 2/3। अब ये जो इक्वेशन मिली ये अब आसान हो गई है, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम निकालते हैं 3 और 5 का 15, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। अब इक्वेशन आ जाती है 1/v इज इक्वल टू 13/15, यानी कि v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15/13 मीटर। ये हमने निकाल ली पोजीशन ऑफ द इमेज। नेचर सबसे एंड में निकालेंगे, और अब जाते हैं दूसरे फॉर्मूला पे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m इज इक्वल टू h-h इज इक्वल टू -v/u। अब यहाँ पे क्योंकि h की वैल्यू नहीं पता है इसलिए हम h डैश की वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, तो m को रख देते हैं यहाँ पे -v/u के इक्वल। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं v की और u की, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 15 और 5 आपस में कटेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी m की 3/13। अब क्योंकि m की वैल्यू नहीं पूछी है तो m की जगह क्या रख सकते हैं, h-h, यानी कि h डैश इज टू h इज इक्वल टू 3:13। ये हमारा रिलेशन आ गया h डैश और h के बीच में। अब फाइनली हम नेचर निकाल सकते हैं। क्योंकि कन्वेक्स मिरर है तो नेचर कैसा होता है इमेज का, हमेशा ये हम जानते हैं, इसको फॉर्मूला से निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसी के साथ हमारा ये पूरा न्यूमेरिकल हो जाता है सॉल्व। जितने भी न्यूमेरिकल्स मिरर्स में बनते हैं वो सब इसी तरह के होते हैं। देखो न्यूमेरिकल जो है वो बिना प्रैक्टिस के क्लियर नहीं होता है, तो पेन पेपर उठाओ और अगला न्यूमेरिकल आपके लिए है वो आप सॉल्व करिए। आपका न्यूमेरिकल है ये। एक डिटेल यहाँ पे और सुन लो, सेकेंड लाइन इस क्वेश्चन में कहती है एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अब स्क्रीन प्लेसमेंट की बात करें तो स्क्रीन बेसिकली वहाँ प्लेस होती है जहाँ पे इमेज बनती है, यानी कि यहाँ पे बेसिकली वो v की वैल्यू पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। अब बिल्कुल जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया था वैसे ही करो। पहले स्टार्टिंग डायग्राम बनाओ, फिर जो वैल्यूज दे रखी हैं वो लिखो, उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज निकालना और फिर साइज ऑफ इमेज। नेचर सबसे एंड में लिख देना। तो इस एग्जैक्ट पॉइंट पे वीडियो को पॉज करो और सॉल्विंग स्टार्ट करो।
आंसर हमारे क्वेश्चन का आता है v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर एंड h डैश इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। और नेचर इमेज का आता है रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन अगर आप सक्सेसफुली सॉल्व कर पाए हैं तो कमेंट्स में एक थम्स अप जरूर ड्रॉप करिए। इस टॉपिक का काफ़ी सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया है, तो इस पॉइंट पे एक फन फैक्ट आपके लिए। दुनिया का जो सबसे बड़ा लेंस है वो दिखाई देता है कुछ ऐसा, LSST टेलीस्कोप लेंस, 1.5 मीटर से भी ज़्यादा डायमीटर। इसके साइज का अंदाज़ा लगाओ इसके बराबर में खड़े इंसान को देखकर। और यही है हमारे टॉपिक का सेकंड हाफ सेक्शन, लेंसेज। जो बातें हमने मिरर्स में करी, अब हम उसी तरह की बातें करेंगे लेंसेज के अंदर। बात यहाँ पे काफ़ी लेवल पे सिमिलर चलती है। पहला फॉर्मूला इस बार मिरर फॉर्मूला ना कहलाया जाता है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और दूसरे फॉर्मूले का नाम सेम है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। ध्यान दिया हो आपने तो मिरर्स के फॉर्मूला में से कंपेयर करें तो एक ही चेंज है यहाँ पे। मिरर वाले दोनों फॉर्मूला के अंदर अगर प्लस u की जगह आप रख दें माइनस u तो आपको मिल जाते हैं ये दोनों फॉर्मूलाज। इसके बाद इन दोनों फॉर्मूला में आने वाली टर्म्स की बात करें एंड एट द सेम टाइम साइन कन्वेंशन की भी बात करें तो वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें वैसी ही हैं जैसे हमने मिरर्स में करी थी। जैसे कि इस वाले इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम को अगर हम देखें, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लाइट किधर है, लेफ्ट से राइट की तरफ, मैक्सिमम केस यही वाले थे। तो यहाँ पे u की वैल्यू किस साइन के साथ आएगी, आप बता सकते हैं नेगेटिव। फिर v की वैल्यू कैसी आएगी, अगेन यू कैन टेल पॉजिटिव। h डैश की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज कैसी आएगी, वो जा रहा है नेगेटिव y एक्सिस पे तो नेगेटिव आएगी। और ऐसे ही h की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव y एक्सिस पे है तो पॉजिटिव आएगी। तो ये 4 टर्म्स तो बिल्कुल वैसे ही चल रही हैं जैसे हमने मिरर्स में करी थी। बाकी यहाँ पे एक टर्म है फोकल लेंथ, उसको ध्यान करते हैं। उसमें ये सवाल आता है कि लेंसेज के केस में 2 फोकल लेंथ हैं, तो हम कौन सी वाली फोकल लेंथ को यहाँ पे कंसिडर करेंगे। जो फोकल लेंथ इन्वॉल्व हो रही है एक डायग्राम में उसी को हम कंसिडर करेंगे। जैसे कि कन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा राइट हैंड साइड वाली फोकल लेंथ यूज आती है, वहीं से लाइट रे पास हो रही होती है, तो यहाँ पे ये वाली फोकल लेंथ कंसिडर होती है। यानी कि फोकल लेंथ यहाँ पे कैसी हो गई, पॉजिटिव साइन के साथ। और ये ध्यान करो कन्वेक्स लेंस के क्या एक केस में ट्रू था या सारे केस में, सभी केस में ट्रू है ये। फिर बिल्कुल इसी तरह से कॉनकेव लेंस में भी कर सकते हो। उसमें कौन सी फोकल लेंथ इस्तेमाल हो रही है, लेफ्ट वाली या राइट वाली, वो हो रही है, बता सकते हैं आप, लेफ्ट वाली। यानी कि कनकेव लेंस में फोकल लेंथ का साइन क्या होगा, नेगेटिव। और इसमें भी सारे ही केस में ऐसा होता था कि फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है। तो ये हमारी हो गई लेंसेज के केस में फॉर्मूलाज और टर्म्स की बात कंप्लीट। अब आ जाते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट, न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे। सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे हमने मिरर्स में करी थी, कोई चेंज नहीं है। न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है। तो इसका क्या बना लेंगे, पिछली बार करा है हमने स्टार्टिंग डायग्राम। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, किसकी वैल्यू दे दी, h की वैल्यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 45 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कहाँ प्लेस होता है ऑब्जेक्ट, ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, तो u की वैल्यू हो गई -45 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कौन सी इस्तेमाल होनी है, राइट वाली, अभी चेक किया था हमने, यानी कि वैल्यू हो गई +15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ये हमने पहले डिस्कस किया है, इस बार ये क्या पूछ रहा है, v की वैल्यू। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, वही पहली बार की तरह h डैश और नेचर की भी डिटेल्स पूछ रहा है। ये लिख ली हमने सारी डिटेल्स जो दे रखी हैं और जो पूछी गई हैं। बिल्कुल पहले की तरह यहाँ पे भी निकालेंगे पोजीशन ऑफ द इमेज। और फॉर्मूला अब कौन सा लग गया, लेंस फॉर्मूला। इसमें पुट करेंगे गिवन वैल्यूज, u की वैल्यू है -45, f की वैल्यू है +15। वेरिएबल पार्ट 1/v को लेफ्ट साइड पे ही रखा और जो कांस्टेंट पार्ट है 1/45 उसको दूसरी तरफ ले गए, उसका साइन चेंज हो गया, माइनस का हो गया। फिर उसका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आया 45। सॉल्विंग करी तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 1/v इज इक्वल टू 2/45, यानी कि v की वैल्यू हो गई 22.5 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल ली पोजीशन ऑफ द इमेज। अब क्या करेंगे, दूसरी चीज़ क्या निकालते थे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से h डैश। इस बार h की वैल्यू पता है क्योंकि, तो हम यूज़ करेंगे h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं v और u की, 45 और 45 हो जाता है कैंसिल, ऊपर का अपॉन 2 है और वो नीचे आ जाता है, तो h डैश अपॉन h की वैल्यू आ गई -1/2। और हमने यहाँ पे h की जगह क्या रख दिया, +4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारे पास h डैश इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। ये हमने निकाल ली साइज ऑफ द इमेज।
फिर लास्टली नेचर की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा नेचर कैसा होता था, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो जाता है हमारा ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट। अब मेरा काम यहाँ पे हो गया है कंप्लीट और आपका काम होता है शुरू। तो आपका दूसरा सॉल्विंग का न्यूमेरिकल है ये, कॉन्केव लेंस हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर इफ एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो बिल्कुल पिछली बार की तरह वीडियो को पॉज करिए और अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर इस बार आपका आना चाहिए v इज इक्वल टू -1.5 सेंटीमीटर, एच डैश की वैल्यू आनी चाहिए h/4 और नेचर यहाँ पे आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वाला न्यूमेरिकल भी आपने सही किया है तो इस पॉइंट पे कमेंट में एक थम्स अप ड्रॉप करिए। प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग और दे रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको डायग्राम दे रखा है और उसी को यूज करके आपको सॉल्विंग करनी है। न्यूमेरिकल ये 1% वाले केस पे आधारित है। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लाइट है राइट से लेफ्ट की तरफ और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट भी यहाँ पे चेंज कर दी गई है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो यहाँ पे जितनी भी गिवन वैल्यूज के प्लस माइनस के साइन हैं उनको ध्यान से लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस क्वेश्चन की सॉल्विंग भी करनी जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ये सोच के बताइए कि यहाँ पे यू, एफ और एच के साइंस क्या क्या होंगे। यू का साइन यहाँ पे होगा नेगेटिव, एफ का साइन यहाँ पे होगा पॉजिटिव और एच का साइन यहाँ पे अगेन होगा नेगेटिव। ये हो जाती है बात हमारी कंप्लीट लेंस के पोर्शन के ऊपर। अब हम चलेंगे अपने वीडियो के लास्ट पार्ट में और सीखेंगे एक छोटा सा कंसेप्ट, नाम जिसका है पावर ऑफ लेंस। ध्यान करो कि लेंस का जो पूरा कंसेप्ट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बेस्ड था कि लेंस पे जो लाइट इंसिडेंट होती है वो उसको बेंड करने की एबिलिटी रखते हैं और लेंस के इसी नेचर से रिलेटेड होती है पावर ऑफ लेंस। डिफाइन इसको कर सकते हैं एज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड द लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन इट। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा कोई लेंस अपने ऊपर इंसिडेंट लाइट, जो लाइट उस पर आ रही है उसको बेंड करेगा, उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होगी। इस बात को दोनों लेंसेज कन्वेक्स और कनकेव लेंस के लिए समझें तो कन्वेक्स लेंस के केस में हम जानते हैं कि वो लाइट को हमेशा क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे इसको आसानी से समझने के लिए दो कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। पहले का कर्वेचर है कम और दूसरे का कर्वेचर है ज़्यादा। यही कारण भी है कि पहले का रेडियस दूसरे के रेडियस से ज़्यादा है, विच मीन्स कि एक की फोकल लेंथ ज़्यादा है और एक की फोकल लेंथ कम है। और अब हम इन दोनों लेंस की पावर चेक करने के लिए इन पे पैरेलल रेज इंसिडेंट करते हैं। रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज पास कहाँ से होती हैं, फोकस से। यानी कि दोनों लेंसेज में रिफ्रैक्शन के बाद पाथ होगा ये, जहाँ पे एक में तो रेज कम बेंड कर रही हैं और दूसरे में रेज का बेंड ज़्यादा है। इन दोनों ही एग्जाम्पल से हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेंड के। और क्योंकि बेंड यहाँ पे सिग्निफाई करता है पावर, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर ऑफ लेंस के। ये तो हुई कन्वेक्स लेंस की बात। बिल्कुल ऐसे ही कनकेव लेंस में करते हैं, जहाँ पे हमने सीखा था कि रेज डाइवर्ज होती हैं, तो वहाँ पे जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा उतनी ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो अगेन यहाँ पे दो कनकेव लेंस लेते हैं, पहले का कर्वेचर है कम, दूसरे का कर्वेचर है ज़्यादा। तो पहले की फोकल लेंथ है ज़्यादा और दूसरे की फोकल लेंथ हो जाएगी कम। और इस बार अगेन हम पिछली बार की तरह बैंड को देखें तो पहले के केस में बैंड कम है और दूसरे केस में बैंड ज़्यादा है। यानी कि इस केस में भी रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं पिछले वाले केस से। तो हम ये कह सकते हैं कि फोकल लेंथ यहाँ पे भी पावर ऑफ लेंस के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो कंक्लूजन ये हो गया कि दोनों ही लेंसेज में कनकेव या कन्वेक्स जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा पावर होगी एंड वाइस वर्सा। यही मीनिंग है पावर ऑफ लेंस का। बिल्कुल इसी बात को कहता कि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, दैट इज P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। और फोकल लेंथ इस फॉर्मूला में हमेशा रखी जाती है मीटर्स के अंदर। तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर टू द पावर -1। और इसी यूनिट को डायोप्टर के नाम से भी जाना जाता है, इन स्मॉल d। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दे देगा या फिर कनकेव लेंस की फोकल लेंथ दे देगा और उसकी पावर पूछेगा। तो इस न्यूमेरिकल को आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है बस कि फोकल लेंथ जो है उसको साइन कन्वेंशन के साथ रखना है। और हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव और कनकेव में नेगेटिव। तो आंसर यहाँ पे अपने आप निकालिए और आंसर यहाँ पे आता है ये, कन्वेक्स लेंस की पावर है 5D जबकि कनकेव लेंस की पावर है -4D।
ये हो जाता है फिनिश हमारा ये छोटा सा कंसेप्ट, और इसी के साथ हमारे पूरा चैप्टर लाइट भी कंप्लीट हो जाता है। तो अ बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि टॉपिक और चैप्टर आपने पूरा कंप्लीट किया है। तो इस वक्त तो आपके लिए एक बढ़िया वाला ब्रेक बिल्कुल बनता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।